नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केदारनाथ रोड निवासी 35 वर्षीय महिला की गन्नीपुर में संदेहास्पद मौत। आईटीआई कॉलेज परिसर में मिली लाश, परिवार में मचा कोहराम। बड़ा पोखर मोहल्ला में व्यवसायी के घर लाखों की चोरी, 4 लाख कैश के साथ आभूषण पर चोरों ने किया हाथ साफ। और आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे चिराग पासवान, नीतीश कुमार पर जमकर किया हमला। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना के गन्नीपुर में स्थित आईटीआई कॉलेज में दवा व्यवसायी की पत्नी की हुई संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत महिला की पहचान दवा व्यवसायी ब्रजेश कुमार की पत्नी प्रियंका देवी के रूप में हुई है और वह नगर थाना क्षेत्र स्थित केदारनाथ रोड की रहने वाली बताई गई है। घटना के संबंध में मृत महिला की एक रिश्तेदार प्रतिमा कुमारी ने बताया कि बीते 2 दिन पूर्व प्रियंका गन्नीपुर स्थित मायके आई थी और आज शुक्रवार मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और काफी देर खोजबीन करने पर वह घर नहीं लौट कर आई। तो इसी दौरान रास्ते में जानकारी मिली कि एक महिला का शव मिला है। घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी पहचान की तो हाथ पर लिखा था, मैं अपनी मौत की जिम्मेवार हूं। तब सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश की छानबीन की। उसके हाथ पर कलम से लिखा था कि मैं अपनी मौत की जिम्मेवार हूं और मेरे बैग में एक डायरी है, उसे देख लीजिएगा। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि यह लिखावट महिला की है या किसी और की, इसका पता तो एक्सपर्ट से ही लगेगा। बताया गया कि आईटीआई कॉलेज के बाथरूम में गई थी प्रियंका, तभी वहां पर उक्त कॉलेज के गार्ड शत्रुघ्न पर नजर पड़ी। वह भीतर से सब नजारा देख रहा था। थानेदार को संदेह हुआ तो उन्होंने उससे पूछताछ की और वहीं कान की बाली और गले की चैन गायब और परिजनों ने गार्ड पर हत्या का आरोप लगाया है। गार्ड शत्रुघ्न को पुलिस ने संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया है और महिला को घसीटकर बाहर फेंकने वाले कॉलेज के 3 अन्य कर्मी फरार हैं। उन सभी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले में थानेदार का कहना है कि महिला के शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं है। हत्या है या आत्महत्या, इसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा। कुछ बताएंगे, कब निकली थी घर से? बाहर का तबीयत खराब था तो आई थी यहाँ पर। इसी का तबीयत बहुत सीरियस हो गया था तो 2-3 दिन पहले इसको पहुंचा दिए थे। आज सुबह फोन गया कि 5 बजे घूमने के लिए टहलने के लिए निकली है। कौन फोन किया था, कहाँ से गया था फोन? आपको कैसे जानकारी? टहलने के लिए 5 बजे निकली है तो हम लोग, उसके बाद 2-3 घंटा हो गया तो हम लोग सब जगह खोजे लेकिन नहीं ट्रेस पता चला है। सुबह गए हैं, ये कहे हैं कि सुबह से नहीं मिल रही कहीं गई। उसके बाद हम इसको ढूंढने निकले थे। अभी अंधारू होते हुए फिर उसके केदारनाथ डेरा पर जा रहे थे तो अभी हमको घर से फोन है कि यहाँ लाश है। उसके बाद कुछ पता नहीं। आपको सूचना कैसे मिला? हमको खुद गए थे, हमारे बनोई गए हुए थे सुबह, वो जाके बताया कि सुबह से मिल नहीं रही। अच्छा, आपकी सिस्टर हुई? हाँ, मेरी छोटी बहन है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सनोज कुमार। कहाँ पे है? केदारनाथ। ये कहाँ पे रहती, कहाँ पे है? केदारनाथ। अच्छा, अब मैके कहाँ हुआ? काटी हरिदासपुर। अभी केदारनाथ रोड से ही निकली थी सुबह में। हमारे बहन बताया
यहाँ इनके बहन रहती है यहीं बगल में, यहाँ आई थी। क्या पहले से भी कुछ विवाद का ऐसा आप लोग को लग रहा था बहन के साथ? ऐसा हमें कुछ अभी नहीं बता सकते। हम लोग को समाचार मिला है कि किसी महिला की लाश ITI कैंपस के पास पड़ी है। हम लोग आए हैं, अभी संबंध में जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अभी तत्काल हम लोग अभी FFL टीम को बुला रहे हैं, तो वो आएगी तो वो भी जहाँ तक के साक्ष्य संकलन का वो भी प्रयास करेगी। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टिया अभी स्पष्ट कहना क्लियर नहीं होगा, जबकि इसमें कुछ मामला सस्पेक्टेड लग रहा है और इन पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या सर यहाँ के प्यून को ले जाया गया। अब उन्होंने बताया है प्यून ने, जैसा तो प्यून को हम लोग क्योंकि कैंपस के बाहर डेड बॉडी मिला है, इसलिए प्यून को अभी ले गए। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे हो, क्या मामला है। बाथरूम से सर खींचा गया लाश को, अब पता चल रहा है, इस संबंध में भी जाँच किया जा रहा है। जिले में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। लगातार आए दिन चोर किसी न किसी मकान या दुकान को निशाना बनाते हैं। ताजा मामला जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ाव पोखर लेन नंबर 2 का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक किराना दुकानदार के घर को निशाना बनाया। घटना के संबंध में गृह स्वामी के पुत्र यश ने बताया कि उसके दादाजी का देहांत हो गया था, जिसको लेकर पूरा परिवार गाँव गया हुआ था। बीती रात वह गांव से लौटा और तबीयत खराब होने की वजह से बगल में अपने चाचा चाची के यहाँ रहने चला गया था। वहीं आज सुबह जब दुकान खोलने के लिए चाबी लेने घर पहुंचा तो देखा कि गेट का ताला कटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। साथ ही अलमारी के गल्ले से 3 लाख नगद सहित लगभग 50,000 का आभूषण चोरों ने चोरी कर लिए। मोहल्ले में लगे CCTV में 3 संदिग्ध लोग घूमते हुए देखे गए हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आज सुबह में कल रात में 11 बजे हम लोग गए थे गांव। अब दादाजी का देहांत हो गया था। हम गए 11 बजे, मेरी तबीयत खराब था, गए बड़ी मम्मी के यहाँ जाके सो गए। 11 बजे तक हम यही पढ़ते हैं। सुबह में 6:15 पे आए घर पे दुकान खोलने के लिए, तो देखिए गेट खुला हुआ है। हमको लगा कि कहीं हम से रात में छूट गया होगा। जैसे ही अंदर आते देखे कि सब चीज़ जैसे पूरा बिखरा हुआ था, ताला उला कटा हुआ था। कितना का चोरी है लग रहा? वही कैश तो ज़्यादा नहीं था, कैश था अपना 3-4 लाख रुपये। महीने गाना था 35-40 लाख रुपये। शुक्रवार को आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान मुजफ्फरपुर पहुंचे। RDS कॉलेज, RBPM कॉलेज, LS कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को भी निराश नहीं किया और उनके साथ भी सेल्फी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिता रामविलास पासवान के सपने को पूरा करने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अवधारणा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह आशीर्वाद यात्रा निकाली है, जिसमें आम जनमानस का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। जिस तरीके से एक अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसी उम्मीद के साथ मैं आया था। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प देकर गए और उसमें मुझे जितनों का साथ मिले उतनी मुझे ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में मुझे युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं का, महिलाओं का, मेरे युवा साथियों का उनका साथ मिल रहा है। एनडीए भविष्य क्या रहेगा? भविष्य क्या रहेगा, यूपीए या एनडीए? ये चुनाव के वक्त बताया जाएगा। फिलहाल मेरी प्राथमिकता सिर्फ ये आशीर्वाद यात्रा है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 15 वर्षों से बिहार में नीतीश की सरकार है, लेकिन कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। हर काम में रिश्वत मांगी जाती है। अपराध चरम पर है। आए दिन अपराधियों का शिकार जनप्रतिनिधि हो रहे हैं। खासकर दलितों की हत्या वर्तमान सरकार में बड़ी तेजी से हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके गोद में पले बढ़े वह अपने नहीं हुए तो दूसरी पार्टी से क्या लेना देना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार में होगा, जिसमें चिराग पासवान और लोजपा पार्टी बिहार में सरकार बनाने में गठबंधन में लोजपा पार्टी की अहम भूमिका होगी। फिलहाल हम लोग सभी आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं और लगातार लोगों का आशीर्वाद, युवा बुजुर्ग समेत अब तक दर्जनों जिलों में आशीर्वाद यात्रा को लेकर भ्रमण कर चुके हैं।
सभी जगह जन सैलाब उमड़ रहा है। ये दावा मुझे पुख्ता करने की जरूरत नहीं है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वही इसको पुख्ता करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरीके से, भाई आप हमको बताइए ना कि जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता बोलते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, जिनको बिहार की जनता सीएम मटेरियल नहीं मानती, वो पीएम मटेरियल बनने की बात करते हैं। तो ये महत्वाकांक्षा ही है ना, और ये महत्वाकांक्षा आज से नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर ये महत्वाकांक्षा सालों से चल रही है। 2014 में क्यों अलग हुए थे एनडीए गठबंधन से? मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अपना चेहरा बनाने के लिए ना अलग हुए थे। उस वक्त महज 2 सीटों पर ये सिमट कर रह गए थे। आज लगभग 7-8 सालों के बाद वापस इनकी ये महत्वाकांक्षाएं जागी हैं, और यही कारण है ये पृष्ठभूमि क्यों तैयार की जा रही है। पेगासस जिसपे खुल कर केंद्र सरकार बोल चुकी है कि भैया इस पे हम लोग कोई जांच नहीं करवाएंगे, ये झूठ है। सदन नहीं चलने दे रहा है विपक्ष जब से मॉनसून सत्र खुला है, और उसके सुर में सुर मिला रहे हैं, विपक्ष की आवाज को मजबूत कर रहे हैं। इससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून खुल के इन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद ये जातिगत जनगणना को लेकर इन्होंने पूरी तरीके से अपने गठबंधन के सहयोगियों से अलग लाइन ली। तो ये भूमिका तैयार की जा रही है पीएम मटेरियल के द्वारा। हाँ जेडीयू और बीजेपी के भाई इस तरीके से तो संबंध बेहतर नहीं होते ना, कि एक सहयोगी दूसरी बात बोले और दूसरा ठीक उसके डायगोनली ऑपोजिट दूसरी बात बोले। सीए एनआरसी को तो लेकर इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित करवा दिया उसके खिलाफ, और वहीं हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसको देश भर में लागू करना चाहते हैं। तो ये विरोधाभास गठबंधन में तो नहीं होता ना। एक चीज आपको चुनाव में था, हनुमान और राम की चर्चा हो रही थी, राम क्यों गड़बड़ा गए? भाई जब मेरे घर के लोग ही गड़बड़ा गए तो मैं किसी दूसरे के ऊपर मैं क्या ही उंगली उठाऊं। अगर मेरे अपने ही मेरे चाचा मेरे भाई अगर मेरे साथ होते तो कोई तीसरा के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मेरा परिवार या मेरी पार्टी को तोड़ता। जब धोखा अपनों ने दिया तो मैं किसी तीसरे से क्या शिकायत करूंगा। आपसे कुछ किनारा किया, उन्हीं को जगह दिया उन लोगों ने। भाई मेरे परिवार ने पहले मुझसे किनारा किया, और ये बहुत समय बीत गया भाई इस बात को, अब ये कोई मायने नहीं रखता। आज उसी चिराग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास कर ले, जितनी आंधियां चलानी है चलाएं, बुझा कर दिखाएं चिराग पासवान तो मैं भी मानूं। शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के महामंत्री सह प्रवक्ता सुधीर कुमार ओझा, जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह और प्रधान महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता हरिराम मिश्रा में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर चिराग पासवान के द्वारा निकाले गए आशीर्वाद यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। उनके निधन के बाद पार्टी की स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। विगत विधानसभा चुनाव में बिना सांसद, वरिष्ठ नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिए चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़कर पार्टी की लुटिया डुबाने का काम किया है। उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाला। उनके साथ पार्टी के सभी 5 सांसद अभियान चलाकर लोजपा को बचाने में लगे हुए हैं। वहीं चिराग पासवान लगातार देश विदेश में लोजपा की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जैसे ही विधानसभा सत्र समाप्त होता है, पशुपति कुमार पारस पूरे बिहार के सभी जिलों में घूम कर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पार्टी में विघटनकारी तत्वों को निकाल कर बाहर करने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में भी बुरी तरह से उनका दौरा आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप रहा। और आशीर्वाद किस चीज़ का आशीर्वाद? भाई कौन चीज़ का आशीर्वाद आप मांगने घूमे हैं? यह तो बताइए कि आशीर्वाद किस बात का मांग रहे हैं आप किससे मांग रहे हैं? अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, या किस बात का आशीर्वाद है? यह उनको निर्णय लेने में असमर्थता हो रहा है कि बताने में कि किस चीज़ का आशीर्वाद है। अब कुछ चंगू मंगू उनके साथ लगे हुए हैं, घूम रहे हैं। हाँ, अगर माननीय चिराग पासवान चाहते हैं कि लोजपा के साथ रहे, माननीय पशुपति पाजी के साथ रहे, तो स्वागत है। उद्देश्य यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति पारस जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी जो समस्तीपुर के सांसद हैं वो हैं, और जिस तरह से चिराग पासवान जी के द्वारा जो जमुई के सांसद हैं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा का घोषित करते हुए पूरे सूबे बिहार में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से इस बंगला छाप और एलजेपी का जो मिसयूज कर रहे हैं वह गलत है। और उनके द्वारा जब तक चुनाव आयोग के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है कि उनको यह बंगला छाप या एलजेपी का नाम बरकरार कर दिया गया है, चूँकि
सांसद के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको पार्टी से हटा दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुनाव करा करके माननीय पशुपति पाराजी जो केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चुना गया है। तो यह उनके द्वारा किया गया कार्य गलत है। उनके पास न तो कोई, कहते हैं कि दलित समाज मेरे साथ है, कोई समाज उनके साथ नहीं है, सारा पाराजी के साथ है, एनडीए के साथ है। और इतना ही नहीं, एक और मुख्य उद्देश्य हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है कि जैसे ही संसद सत्र समाप्त होता है 15 अगस्त के बाद, 16 के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पाराजी बिहार आवेंगे और 18 के बाद वह बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाएंगे। और उनके द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग का यूनिवर्सिटी बिहार में खोला गया है, यह एक बहुत ही बड़ा निर्णय बिहार के जनता के लिए लिया गया है। बिहार में इससे विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगा। हम लोग उनको बधाई देते हैं। एसकेएमसीएच में चल रहे डॉक्टर होमी भाभा कैंसर अस्पताल को जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा ड्रग लाइसेंस उपलब्ध शुक्रवार को कराया गया। आपको बता दें कि कैंसर मरीजों को दर्द निवारक दवाइयां हाई कैपेसिटी की उपलब्ध कराने के लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसे लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने डॉक्टर होमी भाभा कैंसर रिसर्च अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत सिंह को सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने इसके लिए डॉक्टर होमी भाभा कैंसर रिसर्च अस्पताल की पूरी टीम को बधाई दी। वहीं डॉक्टर रविकांत ने बताया कि कैंसर पीड़ितों को दर्द निवारक दवाएं जो दी जाती हैं वह दवाएं मुजफ्फरपुर में उपलब्ध रहेंगी, जिनसे कैंसर मरीजों के इलाज में काफ़ी सहूलियत होगी। कैंसर पेशेंट में क्या होता है कि दर्द काफ़ी होता है कैंसर पेशेंट्स को। अगर बोन का कैंसर है, माउथ का कैंसर है, तो और यहाँ बिहार में देख ही रहे हैं कि कितना हमारा अस्पताल बना है और वो पूरा मतलब एक तरह से कहिए तो बाढ़ आ गया है कैंसर पेशेंट का। हमारे यहाँ ही वेटिंग लिस्ट शुरू हो गया और इसका मेजर रीज़न जो है ये पान मसाला गुटखा और जो खा रहे हैं लोग और बाकी कैंसर के ही है। तो ये कैंसर पेशेंट का दर्द जो है वो नॉर्मल पैरासीटामोल या डाइक्लोफिनेक टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता है। उनको हाई लेवल का ड्रग चाहिए जिसको कि हम लोग ओपियोइड या मॉर्फिन बोलते हैं। तो वो ड्रग जो है वो बहुत लोग मिसयूज़ करते हैं, वो आदत पड़ जाता है उसका, नशा का जैसे आदत होता है उस तरह का। तो इसलिए ये सरकार जो है ना ओपियोइड का लाइसेंस जो है यूज़ करने का वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो कुछ ही हॉस्पिटल्स को दिया जाता है। तो आज आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर जो एसकेएमसीएच के अंदर बना है वो मुजफ्फरपुर का पहला अस्पताल है जहाँ की लीगली ये दवाइयाँ अब जो है ना मॉर्फिन, फेंटेनिल और ये सारे जो है बहुत बेहोशी की भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो उस कैटेगरी में आती हैं वो अब मिल पाएंगी। तो ये पूरा मुजफ्फरपुर ही नहीं, ये पूरा तिरहुत डिवीज़न के जो कैंसर पीड़ित और बाकी भी दूसरे मरीज जो हैं जिनको असहाय पेन होता है उनको अब जो है ना पेन रिलीफ में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और जो क्वालिटी केयर जो है जो ट्रीटमेंट जो है वो भी अब इम्प्रूव होगा, क्योंकि आज हम लोगों को वो डीएम सर के हाथों ये लाइसेंस का जो है सर्टिफिकेट मिल गया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र जो कि एसकेएमसीएच के परिसर में परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार और उसके अधीन कार्यरत टाटा मेमोरियल केंद्र के अनुषंगिक इकाई के माध्यम से शुरू किया गया है। यहाँ पर कैंसर पेशेंट के लिए मॉर्फिन एवं दर्द निवारक जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसके लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता थी जो कि उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है। तो ये अपनी तरह का एक पहला या अनुज्ञप्ति इस जिले में प्रदत्त किया गया है जो कि आज से उपलब्ध करा दिया गया है। तो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, जो कैंसर पीड़ित पेशेंट्स हैं, उनकी चिकित्सा में जो आने वाली कुछ बाधाएं थी उन बाधाओं को भी दूर किया जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे उत्तर बिहार के लिए ये जो टाटा मेमोरियल केंद्र के अनुषंगिक इकाई के द्वारा यह जो कैंसर अस्पताल शुरू किया गया है इसका पूरा फायदा पूरे उत्तर बिहार के लोगों को होगा। जिले के टाउन थाना क्षेत्र स्थित मोती झील में ओवरब्रिज के नीचे दीवार निर्माण होने पर स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने धरना दे दिया, फिर हंगामा व प्रदर्शन करने लगे। मामले में स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि वर्षों से वे लोग पुल के नीचे छोटी मोटी व्यवसाय कर किसी तरह अपना व परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दीवार बनने से उन्हें तो परेशान होना ही पड़ेगा, साथ ही आम राहगीरों को भी इससे परेशानी झेलनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि अभी जब दीवार नहीं बना है तो बारिश के मौसम में घुटने तक पानी लग जाता है। जब दीवार बन जाएगा तो पानी डूबने तक हो जाएगी। इसके अलावा छोटे व्यवसाय सड़क पर आ जाएंगे। इससे उनके परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। मामले में दुकानदार अब्दुल वाहिद, राजेंद्र कुमार समेत अन्य दुकानदारों ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दुकानदारों ने कहा कि अगर प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनती है तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। नरक बना दिया हम लोगों को। इतना इतना पानी हेल के हम आएंगे और दुकान खोलने आएंगे और सबसे टैक्स हम लोग ज़्यादा देते हैं। हाँ, मोती झील का 4 करोड़ का कट्ठा का ज़मीन का रेट है, गवर्नमेंट ले रही है। आप बताइए साहब, इसमें पानी हेल के कैसे आवेगा दुकानदार? किस तरह से आवेगा? डूब के मर जाएगा आदमी? बोलिए। बीच में ही जो डिवाइडर लगा रहा है, ये सब कोई अच्छा काम है? यही मशवरा करके आयोग रखता, टाइम रखता, बुलाता सबको कि सब आप लोग आइए, आपका इस तरह का मसला है। हैं? एगो मोरी साफ नहीं होता है, एगो मच्छर नहीं मरता है, इसे ऐसा आयोग है? हैं? ये कोई बात हो गया? कोई जाता है कहता कि गेट आउट, बाहर हो जाइए। हमारा बाप का संपत्ति है, किसके बाप का संपत्ति है? या डीएम हो या कोई हो, मैं मालिक हूँ, पब्लिक मालिक है यहाँ पर का, और पब्लिक को चूतिया बनाता है सब। वर्तमान में हो क्या रहा है? वर्तमान में देखिए ना, इतना इतना पानी लगा हुआ है, कोई गाड़ी लेके नहीं आ सकता है, कोई कुछ नहीं आ सकता है, कोई बीमारी लेकर नहीं जा सकता है। ये जो गाड़ी का टर्निंग है, यही घेरा जा रहा है। बताइए, ये कोई जुल्म है? जुल्म न है सब। ये दीवार खड़ा होने से आप लोगों को क्या और स्थानीय दुकानदारों को क्या पड़ता? भाई साहब, इसमें कैसे आवेगा आदमी? आदमी जा रहा है, गिर गया, मर गया, क्या करेगा आदमी? आग लग गया, इसे 4 चक्का नहीं घूमेगा। हम लोग फुटपाथ दुकानदार बरसों से यहाँ पर ही धंधा बिजनेस कर रहे हैं अपना। हम लोग के पापा सब किए, अब वो नहीं रहे तो हम लोग करते हैं। अब बरसों से यहाँ पे धंधा करते हैं। टेंडर होता है, टेंडर वाले को बाइज्जत हम लोग पैसा देते हैं। अभी हम लोग पैसा कम कर दिए टेंडर वाले को देना, तो टेंडर वाले अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिमाग लगा के अपना काम करते जा रहे हैं। उसके बाद नगर निगम हम लोग को काट देती है। काट कहाँ है भाई? हम लोग को नगर निगम काट देती है, 10,000 रुपया देती है। उसके बाद हम लोग को भेंडन जोन के तहत लाइसेंस दिया गया और बसाने का आश्वासन दिया गया। उसके बाद हम लोग को कहीं बसाया नहीं जाता है। और यही देख लीजिए, डिवाइडर दिया जा रहा है और उजाड़ा जा रहा है। हम लोग हमारे रोजी रोटी को छीना जा रहा है। बस इसीलिए हम लोग काम वाम रुकवाए नहीं है। हम लोग का डिमांड यही है कि सरकार जो करे गरीबों को देखते हुए करे। अहियापुर के चाणक्यपुरी चक मोहम्मद मोहल्ला निवासी भारती कुमारी ने अपने पड़ोसी मदन राय और उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर मारपीट और लूटपाट करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से लिखित शिकायत की है। भारती का कहना है कि मदन राय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। कोर्ट से केस का फैसला आने से पहले पड़ोसी जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। थाना सुन नहीं रही है, इसलिए एसएसपी से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाना पड़ रहा है। मेरा बाउंड्री तोड़ दिया है और अपना बाउंड्री ज़बरदस्ती का बना रहा है और हम लोगों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। हम लोग घर में बस लेडीज हैं। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं और 2 छोटे बच्चे हैं, हम हैं और मेरी भाभी है। मेरा भाई लोग नहीं है। पहले से कोई विवाद है? हाँ, पहले से कोई विवाद है, विवाद चल रहा है। वो ना कोई कागज़ दिखा रहा है ना कुछ। मेरे पापा जा रहे हैं, हर मंथ में जा रहे हैं, डेट पर रहा है, लेकिन वो एक बार भी नहीं आया है। कोर्ट में केस है? हाँ, कोर्ट में है। तो 10:30-11 बजे के करीब आया, दल बल के साथ, मजदूर और कुछ स्थानीय लोगों के साथ। अपना बेटा अन्नू राय के साथ आया और मेरा बाउंड्री तोड़ दिया। बाउंड्री तोड़ने के बाद अपना बाउंड्री लगाने लगा उसमें। हम गए अहियापुर थाना में एक लेटर लिखे। वो लोग बोले ठीक है, चलते हैं, गश्त में के लिए कोई आदमी नहीं है। फिर ना एक मैडम थी, ध्यान नहीं आ रहा है ना हमको, वो बोली इसको दरोगा को फ़ोन की। तो फिर दरोगा जी मेरे घर गए और फिर बोले कि कागज़ लेके, मदन राय को बोले कि कागज़ लेके और आप लोग भी थाने चलिए। तो मदन राय बोला हम आते हैं, वो नहीं आया। तो बोले डीआईजी, फिर दरोगा को बोले, तो फिर दरोगा आया है और काम वाम रुकवाया। काम रुक गया है? हाँ, काम रुका हुआ है, लेकिन वो अपना ज़बरदस्ती चालू किए हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जिस तरह से हम लोग अपना ज़मीन है काम करने दिया जाए। मेरा बाउंड्री टूट गया है, वो वापस बाउंड्री बनवा दिया जाए और हम लोग अमन चैन से रहें। तो ज़मीन आप लोग का? हाँ, ज़मीन हम लोग का, कोई भी बात नहीं है। सारा कागज़ पत्र सब कुछ है। उसका दबंगई है कि मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है। इससे पहले कहाँ कभी कुछ किया था। जब 2017 तक
17 से बदमाशी चालू किया है। जब मेरे भाई साहब थे तो एक बार भी परेशानी नहीं हुआ। 34 साल हो गया हम लोग को जमीन लिखाए हुए। कौन लोग हैं? मदन राय है जिसका 0 माइल पर का पूरा मार्केट है, बाईकास्ट ग्वाला है। इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर का 29वां पदस्थापना दिवस वार्षिक समारोह का आयोजन शुक्रवार को कलमबाग चौक स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर निरूपा श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह में नए सत्र से चयनित पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया गया। सत्र 2021-2022 के लिए गार्गी श्रीवास्तव को अध्यक्ष, प्रीति राज को उपाध्यक्ष, रीना सिंह सचिव, बबली को कोषाध्यक्ष, ISO जयंती कुमारी, एडिटर सीमा श्रीवास्तव, CGR किरण सिंह को बनाया गया। शुक्रवार को रामवृक्ष वेनीपुरी महिला महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग और CND विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विशेष खान पान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्राओं ने भाग लिया। वहीं छात्राओं ने बताया कि भारतीय महिलाओं में एनीमिया और कुपोषण की बीमारी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है, जिन्हें भोजन के माध्यम से किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसी को लेकर आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हमें पौष्टिक खाना लेना चाहिए। आजकल के जनरेशन में एनीमिया और कुपोषण बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, जो कि अधिकतर बच्चे में पाए जाते हैं। तो उसके लिए जैसे हम CND के डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं, ये हम लोग ये इसके तौर से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग को पौष्टिक खाना, अच्छा खाना जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, जिससे हम डिजीज़ से लड़ सकें, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके, तो हम लोग उस प्रकार का भोजन ले ताकि हमारा। आज हम लोग ने 1 to 7 बेस्ट फीडिंग वीक मनाया था, जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ दिन पहले ही और कल भी ऑनलाइन रेसिपीज़ को दिखाया गया था, जिसमें हम लोग का चयन हुआ कि हाँ हम ये सब रेसिपीज़ बना सकते हैं, जिससे कि बेस्ट फीडिंग जो माताएं हैं और उनसे उनके बच्चे को क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, इन पर हमारे आज कॉलेज में ये प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई है जो बेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक आहार में ये रहेगी, जिससे हम लोगों को एक संदेश मिलेगा एक समाज में कि हम लोग उनको अपने अपने घर में या फिर अपने अपने समाज में अच्छी तरीके से खिला सके, जिससे कि उनके बच्चे और महिलाएं दोनों तरीके से पौष्टिक रहे। CND डिपार्टमेंट और यहाँ के गृह विज्ञान विभाग ने मिलकर स्तनपान वीक मनाया जा रहा है पूरा एक सप्ताह, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो कई वेबिनार के बाद आज रेसिपी प्रेजेंटेशन था, जो कि पहले ऑनलाइन उस पर चर्चा हुई, और आज बच्चियों ने यहाँ पर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को क्या खाना चाहिए ताकि उनके बच्चे को पूरा दूध मिल सके, तो वैसे रेसिपी जिसमें कि स्प्राउट जो होता है उससे बना हुआ सलाद है, मूंग दाल की खीर है, उसके अलावा चीला है, फिर तिल के लड्डू है, गोंद का लड्डू, इस तरीके के पारंपरिक व्यंजन उन्होंने, जो कि दादी अम्मा दादी नानी लोग खिलाती थी महिलाओं को ताकि बच्चे को पूरा दूध मिले, जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स, ये आयरन तमाम चीज़ें हों, ऐसे रेसिपी को इन लोगों ने बनाया है। आज इसका कंपटीशन है और इसमें लड़कियों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी उनको कॉलेज की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। शुक्रवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का 40वां स्थापना दिवस बेहद धूमधाम के साथ केक काटकर मनाया गया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवन रजक ने बताया कि 40 साल पहले आज ही के दिन फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की नींव रखी गई थी। हजारों फेयर प्राइस डीलर्स ने अपने खून पसीने से इस एसोसिएशन को सींचा है। एसोसिएशन बराबर डीलर्स की समस्याओं को उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। 40वां स्थापना दिवस आज पूरे बिहार की ओर से हम लोग आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मना रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िला के जो भी पदाधिकारी हैं आज इसमें शिरकत किए हैं। ये हमारा 40वां स्थापना दिवस है, उस पर आज हम लोगों ने
संकल्प भी लेंगे कि आज से 40 बरस पहले जो हमारे एसोसिएशन की स्थिति थी और आज में बहुत ही परिवर्तन हुआ है, उन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम स्थापना दिवस मनाए हैं कि 40 बरस के अंतर पर हम लोगों ने जो धरना और प्रदर्शन अपने हक और अधिकार के लिए किया कि ट्रेड यूनियन एक्ट में जो हमको अधिकार मिला है कि आप शांतिपूर्वक से धरना और प्रदर्शन आप करके अपने डीलरों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आज हम लोग उसके लिए भी संकल्पित हैं कि आज बहुत जगहों पर सही काम करने के बावजूद भी हमारे विक्रेताओं पर जो आर्थिक शोषण, दोहन और मानसिक शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ आज के बाद हम लोग फिर पुनः लड़ाई लड़ेंगे।